दिल्ली, तुम इतनी तल्लीनता से क्या पढ़ रहे हो? मेरी माँ ने पूछा, जबकि वह डाइनिंग टेबल पर भिंडी काट रही थी। ये सिटी बैंक का नया कर्मचारी फॉर्म है। मुझे 50 पेज भरने हैं। वे सब कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि तुम्हारी माँ कहाँ पैदा हुई थी। लाहौर से दिल्ली आते वक्त तुम्हारी दादी ने मुझे पंजाबी बाग के पास एक अस्थायी तंबू में जन्म दिया था। मैं दिल्ली लिख दूंगा, मैंने कहा। मैं सिटी बैंक ज्वाइन करने से पहले 2 महीने की छुट्टी पर घर आया था। अप्रैल में ही दिल्ली का तापमान 40 डिग्री पार कर चुका था। करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, बस दिन में एक बार अनन्या को कॉल करना या उसका कॉल आने का इंतजार करना। मैं माँ के साथ बैठा था जब वह खाना बना रही थी। मेरे पापा घर पर नहीं थे और किसी को यह नहीं पता था कि वह कहाँ हैं। क्या ये वही फॉर्म है जिसमें तुम अपनी लोकेशन पसंद भरते हो? माँ ने पूछा। मैंने उसकी हथेलियों को देखा, जो पहले से थोड़ा ज़्यादा झुर्रियाँ पाई थीं। उसने भिंडी के ऊपरी और निचले हिस्से को काटा और बीच से चीर दिया। हाँ, मैंने कहा। तुमने दिल्ली चुनी थी, है ना? माँ ने पूछा। मैंने चुप्पी साध ली। क्या? हाँ, मैं दिल्ली ही चुनूंगा, मैंने कहा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैं दौड़ते हुए फ़ोन लेने गया। रविवार था और सस्ते एसटीडी रेट्स का मतलब था कि अनन्या मुझे दोपहर को कॉल करेगी। हाय मेरी हनी बंच, अनन्या ने कहा। बिल्कुल, तुम्हारी माँ तो पास में नहीं होगी, मैंने कहा। मैंने कम आवाज में कहा क्योंकि माँ भिंडी पर नजर रखे हुए थी, लेकिन कान मेरी तरफ थे। बिल्कुल नहीं, वह कल की वर्ष पोरुपु पूजा के लिए सामान खरीदने गई है। वर्ष क्या? वर्ष पोरुपु, तमिल न्यू ईयर। क्या तुम्हें नहीं पता? अरे हाँ, बिल्कुल, नया साल मुबारक, मैंने कहा। और क्या तुमने सिटी बैंक का फॉर्म भेजा? नहीं, कुछ आखिरी चीजें भरनी बाकी हैं, मैंने कहा। तुमने चेन्नई को अपनी टॉप लोकेशन चुना है। मैं करूँगा, रुको। मैंने फ़ोन उठाया और अपनी माँ से जितना दूर हो सकता था उतना दूर चला गया। मेरी माँ चाहती है कि मैं दिल्ली लिखूं, मैंने फुसफुसाया। और तुम क्या चाहती हो? अनन्या ने पूछा। एचएलएम ने मुझे चेन्नई में लगाया है। मैंने तुम्हें हफ्तों पहले बताया था। हम इसे कैसे काम में लाएंगे? हम कर लेंगे, लेकिन अगर मैं चेन्नई गई तो वह जान जाएगी कि यह तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो उसे यही कह दो। कैसे? मुझे नहीं पता। उन्हें मुझे विकल्प नहीं दिया, वरना मैं दिल्ली आता। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, प्यारी। प्लीज, जल्दी आओ। मैं किसी और का बच्चा भी हूँ, बिल्कुल सचमुच। और वह मुझे देख रही है, तो मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा। प्लीज आई लव यू कहो। मैं कहता हूँ। नहीं, अच्छे से कहो। अनन्या, बस एक बार। 3 शब्द एक साथ। मैंने माँ की तरफ देखा। वह भिंडी का आखिरी गुच्छा उठाकर उसे गीले कपड़े से पोंछ रही थी। उसका चमचमाता चाकू, जो मेरे प्रेम कथा में उसकी स्थिति का प्रतीक था, दोपहर की रोशनी में चमक रहा था। मुझे वो फिल्में बहुत पसंद हैं। तुम्हें भी देखनी चाहिए। आह, ये ठीक नहीं है, अनन्या ने दूसरी तरफ से मजाक करते हुए कहा। बाय, मैंने कहा। ठीक है, लव यू। बाय। उसने कॉल काट दी। मैं डाइनिंग टेबल पर वापस गया। अपराध बोध से भरा हुआ, मैंने कुछ भिंडियां उठाईं और उन्हें गीले कपड़े से पोंछने लगा। मद्रासी लड़की, अनन्या, मैंने कहा। उससे दूर रहो, ये लोग दिमाग को धोते हैं। माँ, मुझे वह पसंद है। सच में, मैं उससे प्यार करता हूँ। देखा, मैंने कहा था। ये तुम्हें फंसाते हैं, माँ ने ऐलान किया। किसी ने मुझे फंसा नहीं लिया, माँ, मैंने कहा और एक भिंडी टेबल पर पटक दी। वह एक अच्छी लड़की है। वह समझदार है, बुद्धिमान है, सुंदर है। उसकी अच्छी नौकरी है। उसे किसी को फंसाने की क्या जरूरत है? उन्हें उत्तर भारतीय लड़के पसंद होते हैं। क्यों? उत्तर भारतीय लड़कों में खास क्या है? उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। तमिलियों को ये हीन भावना है। एक रंग का हीन भावना। मैंने हंसी उड़ाई। हाँ, बहुत बड़ी, माँ ने कहा। माँ, वह हिमा गई है। वह भारत की सबसे समझदार लड़कियों में से एक है। तुम क्या कह रहे हो? और इतना ही नहीं, तुम्हें तो देखा ही है, वह मुझसे भी गोरी है। गोरी लड़कियां सबसे खतरनाक होती हैं। श्रीदेवी और हेमा मालिनी। माँ, अनन्या की तुलना श्रीदेवी और हेमा मालिनी से मत करो, मैंने चिल्लाया और टेबल पर रखा भिंडी का बर्तन हाथ से हटा दिया। बर्तन ने चाकू को धक्का दिया, जो माँ की उंगलियों से टकराया। वह दर्द में कराह उठी और उसकी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों पर खून के छींटे गिरने लगे। माँ, मुझे बहुत खेद है, मैंने कहा। मुझे बहुत खेद है। कोई बात नहीं, मुझे मार दो, मुझे इस लड़की के लिए मार दो, वह बड़बड़ाते हुए बोली। माँ, मैं नहीं। खून की एक बूंद सिटी बैंक के फॉर्म पर गिर गई।
अब तुम्हारी माँ को धोखा देने का सही समय है, मूर्ख, मैंने सोचा। मैं दिल्ली ही लिखने जा रहा हूँ, मैंने कहा। क्या? कुछ नहीं। बैंड-एड कहाँ है? चिंता मत करो, मैं भिंडी बना दूंगा। मुझे मसाला दो। मैंने माँ का इलाज किया और उन्हें सोफे पर लेटने के लिए कहा। फिर मैंने टीवी ऑन किया। मैंने एक चैनल खोजने की कोशिश की जिसमें बच्चे अपने माता पिता का अपमान न करते हों। अगले 1 घंटे में मैंने हर भिंडी में मसाला भरा। क्या तुम गैस ऑन करना जानते हो? माँ ने लिविंग रूम से चिल्लाते हुए कहा, जबकि मैं रसोई में माचिस की तलाश कर रहा था। मैं जानता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूध जैसी गोरी पंजाबी लड़कियां दिखा सकती हूँ, वह टीवी की आवाज़ से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोली। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अलमारी में बर्तन ढूंढने लगा। क्या हमें शादी का विज्ञापन देना चाहिए? नीचे वाली वर्मा आंटी ने दिया था। उसे 50 जवाब मिले, हालांकि उसका बेटा डोनेशन कॉलेज से है। तुम्हें 500 जवाब मिलेंगे, माँ ने कहा। छोड़ो माँ, मैंने कहा। मैंने गैस चूल्हा जलाया और कढ़ाई रखा, तेल डाला और दराज में जीरा ढूंढने लगा। वह वही जगह था जहाँ मैंने कॉलेज के लिए घर छोड़ा था 7 साल पहले। असल में मुझे एक लड़की पसंद है। तुमने पम्मी आंटी की बेटी को देखा है? नहीं, और मैं नहीं देखना चाहता, मैंने कहा। रुको, माँ ने कहा और एक नई ऊर्जा के साथ अपना काम शुरू किया। मैंने उसे भगवान अरेज की अलमारी खोलते सुना। वह शादी का एल्बम लेकर आई। आग धीमी कर दो, जल जाएगा। और यह चिमनी क्यों नहीं चलाया? उसने चम्मच मुझसे छीन लिया और स्टोव पर काबू पा लिया। उसने भिंडी को जोश से हिलाया और फिर बोली, यह एल्बम खोलो। देखो लड़की को, जो बारात में घोड़े के पास डांस कर रही है। वह गुलाबी लहंगे में है। माँ, मैंने विरोध किया। मुझे भी कभी सुनो, मैंने तुम्हारे कहने पर जयललिता के परिवार से नहीं मिला था। क्या? कुछ नहीं, देखो तस्वीर। मैंने एल्बम खोला। यह मेरे दूसरे चचेरे भाई डिंकी की शादी का एल्बम था। पहले 5 पृष्ठों में लड़के और लड़की के फेस शॉट्स थे, विभिन्न रंग बिरंगे फ्रेम में घिरे हुए। मैंने एल्बम पलटा और घोड़े वाली तस्वीरों तक पहुंचा। मैंने गुलाबी लहंगे में एक लड़की देखी, उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वह डांस स्टेप के बीच में थी, हाथ ऊपर किए हुए और तर्जनी उंगलियां ऊपर की ओर इशारा कर रही थी। क्या वह सुंदर नहीं है? मेरी माँ ने दूसरी गैस स्टोव चालू की और उस पर तवा रखा, रोटियां बनाने के लिए। उसने बेलन और आटा निकाला। मुझे तो ठीक से नजर नहीं आ रहा, मैंने कहा। तुमसे मिलना चाहिए, और ये लो, भिंडी को हिलाते रहो, मैं रोटियां बनाती हूँ। उसने मुझे चम्मच दिया। मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता, सिर्फ एक बार। उसमें खास क्या है? उनके पास 6 पेट्रोल पंप हैं। क्या? उसके पिता के पास 6 पेट्रोल पंप हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास सिर्फ 2 बेटियां हैं, तो हर दामाद को 3-3 पंप मिलेंगे, सोचो। क्या? मैंने सोचा और खुद को पेट्रोल पंप पर बैठा हुआ देखा। हाँ, वे बहुत अमीर हैं। पेट्रोल पंप नकद में बिकते हैं। बहुत सारा काले पैसे का लेन देन होता है। और लड़की क्या करती है? क्या वह पढ़ी लिखी है? वह कुछ कर रही है। आजकल तो कॉरेस्पॉन्डेंस से भी ग्रेजुएशन किया जा सकता है। ओह, तो वह कॉलेज भी नहीं जाती। कॉलेज की डिग्रियां आसानी से मिल जाती हैं। वे बहुत अमीर हैं। माँ, यह मुद्दा नहीं है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझे एक 12वीं पास से शादी करने के लिए कह रही हो। ओह, छोड़ो, यह एल्बम रख दो। रोटियां तैयार हो गई क्या? मुझे भूख लगी है। हम एक पढ़ी लिखी पंजाबी लड़की ढूंढ सकते हैं। क्या तुम्हें डॉक्टर पसंद हैं? नहीं, मुझे कोई भी पंजाबी लड़की नहीं पसंद है। तुम्हारी माँ पंजाबी है, माँ ने दुखी होते हुए कहा। यह मुद्दा नहीं है, माँ, मैंने कहा और फ्रिज खोलकर दही निकालने लगा। मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तुम उस मद्रासी लड़की से शादी करोगे? माँ ने पहली बार सच्चे आश्चर्य के साथ पूछा। मैं करना चाहता हूँ, समय आने पर, बिल्कुल। मेरी माँ ने तवा पर रोटी डाली और फिर अपने माथे को थपथपाया। चलो खा लेते हैं, मैंने कहा, उसकी निराशा को नज़रअंदाज करते हुए। हम दोनों ने लिविंग रूम के कॉफ़ी टेबल पर खाना रखा और टीवी के सामने बैठकर खाना खाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ओह नहीं, ये तुम्हारे पापा हैं, माँ ने कहा। टीवी बंद कर दो। कोई बात नहीं, मैंने कहा। माँ ने मुझे कड़ी नज़रों से देखा। मैंने झिझकते हुए टीवी बंद कर दिया। माँ ने दरवाजा खोला। पापा अंदर आए और मुझे देखा। मैंने चेहरा घुमा लिया और टेबल की तरफ लौट आया। लंच? माँ ने पूछा। पापा ने जवाब नहीं दिया। वह डाइनिंग टेबल के पास आए और खाने को देखा। तुम इसे खाना कहते हो? उन्होंने कहा। मैंने गुस्से में उन्हें घूरा। इसे बनाने में माँ को 3 घंटे लगे, मैंने कहा।
माँ ने उनके लिए एक प्लेट निकाली। मुझे ये खाना नहीं चाहिए, पापा ने कहा। क्यों नहीं कह देते कि तुम पहले ही खा चुके हो? मैंने फिर से बीच में बोल दिया। पापा ने मुझे घूरा और फिर माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। सारी डिग्रियां कचरे में जा सकती हैं, तुम्हारे पास यही बचता है, ये और सिटी बैंक में नौकरी जो मुझे शुरुआत में ही तुम्हारे पूरे जीवन भर से 3 गुना ज़्यादा सैलरी देती है। ये कहना चाहता था, लेकिन नहीं कहा। मैंने सिटी बैंक का फॉर्म अपने पास खींच लिया। पापा गए और टीवी के ऊपर हाथ रखा। ये गर्म है। किसने टीवी देखा? मैंने। कोई परेशानी है? मैंने कहा। उम्मीद है तुम जल्दी घर छोड़ दोगे, पापा ने कहा। मैंने चुपके से सोचा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस दुनिया को जल्दी छोड़ दो। मैंने अपना प्लेट लिया और कमरे से बाहर चला गया। रात में बिस्तर पर लेटते हुए मैं सोने का इंतजार कर रहा था। मेरा मन अनन्या के बालों की खुशबू और उन लम्हों के बीच झूल रहा था जब हम कैंपस में सोते थे, और उस दिन दोपहर में पापा के साथ हुई बहस। मेरी माँ कमरे में आए और लाइट चला दी। मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है, परसों हम पम्मी आंटी के घर जाएंगे। माँ, मैं। चिंता मत करो, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम चाय के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए दिखा दूंगी। देखो, वे मुझसे सबसे पहले पूछेंगे। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। मैं बिस्तर पर बैठ गया। बस स्नैक्स के लिए आ जाना। वे बहुत अमीर हैं, साधारण मेहमानों के लिए भी सूखा मेवा देती हैं। माँ, मैं क्यों आऊं? सच में, क्योंकि इससे मुझे खुशी होगी। क्या यही वजह नहीं है? उसने कहा और मैं उसकी झुर्रियों वाली हाथ की पट्टी देख रहा था। ठीक है, मैंने कंधे उचकाए और बिस्तर में घुस गया। अब मुझे सोने दो। अच्छा, उसने कहा और कमरे की लाइट बंद कर दी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अनन्या के बारे में सोचना शुरू किया, मेरी साउथ इंडियन गर्ल के बारे में।